धरती की अपनी सीमा है, वो असीमित नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं और इसीलिए 28 जनवरी की सायंकाल को ही हम लोगों ने इन जनपदों में होर्डिंग एरिया बना करके उन्हें रोकने का कार्य किया था कि आप यहां पे रुकेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी श्रद्धालुजनों का, उन पूज्य संतों का, जिन्होंने उसमें प्रशासन और शासन की व्यवस्था में भरपूर सहयोग किया। 24 घंटे वे सभी श्रद्धालु वहां रुके रहे और किसी ने भी उतावलापन नहीं दिखाया। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग वहां रहे। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है और 1:10 से लेके 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जब संगम नोच के पास अचानक अत्यधिक प्रेशर होने के बाद बैरिकेड्स टूटती हैं और बहुत सारे श्रद्धालु उस एरिया में आते हैं जहां पे एक प्रकार का होर्डिंग एरिया जो था वहां घुस जाते हैं। वहां पहले से बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वे अचानक गिरते हैं और उसके बाद तब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर वहां घटना घटित होती है, जिसमें 30 श्रद्धालु, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। 36 श्रद्धालु, जिनमें 36 श्रद्धालु वहां पे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। 30 में से 29 की पहचान हुई। उनके परिवारजनों ने बकायदा, क्योंकि कोई इस आयोजन के साथ जुड़ता है तो एक परंपरा होती है, लोगों की अपनी आस्था होती है, वो लोग ये मानते हैं, वो कहते हैं साहब पोस्टमार्टम मत करिए, घटना घटित हो गई है, हमारे साथ केवल एक हम पंचनामा बनाना चाहते हैं। उनकी रजामंदी की और ये जो भी कार्य हुआ है ये मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया, उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। 36 श्रद्धालु में से 35 को उनके परिजन लेके चले गए। एक श्रद्धालु अभी वहां पे उपचाराधीन है और स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। महोदय, ये घटना वहां की थी, लेकिन अक्सर होता है, भगदड़ होती है, अव्यवस्था फैलती है, भगदड़ की स्थिति पैदा होती है, लेकिन वहां पे तत्काल पुलिस ने भी और उसके लिए लगाई गई एजेंसियां भी, उन्होंने जब रेस्क्यू प्रारंभ किया तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने में श्रद्धालु जनों ने ही उसमें मदद की थी और श्रद्धालु जनों ने मदद करके ग्रीन कॉरिडोर बना करके एम्बुलेंस को वहां पहुंचाने और पहुंचाने के साथ साथ उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में अपना योगदान भी दिया। हॉस्पिटल से फिर मेडिकल कॉलेज ले जाने में योगदान दिया, जिसमें यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। हम उस जन दबाव को देखें जो समय वहां रहा होगा। 5 करोड़ की आबादी में, 5 करोड़ की भीड़ के बीच रेस्क्यू करना, उन्हें ले जाना और इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में भी दिन भर दबाव बनते रहे, क्योंकि कुछ लोगों को वहां से निकालना, कुछ लोगों को फिर नए लोगों को वहां लाने की व्यवस्था करना और इस व्यवस्था में अलग अलग स्थानों, फिर प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे। कुछ लोग घायल हो रहे थे, जिसमें से लगभग 30-35 के आसपास लायक लोग घायल अन्य स्थानों पर भी हुए, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई हॉस्पिटल ले जाते समय या हॉस्पिटल में। लेकिन ये घटना इस रूप में नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए कि अलीगढ़ की घटना को भी हम प्रयागराज महाकुंभ के साथ जोड़ें, झारखंड की घटना को भी इसके साथ जोड़ें, नेपाल की घटना को भी उसके साथ जोड़ें, या अभी 4 दिन पहले प्रयागराज में ही एक ट्रोला और एक बेलोरो के बीच में मुठभेड़ होती है और उसमें 10 श्रद्धालुओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है। प्रयागराज कुंभ में आ रहे थे, उस दौरान एक आमने सामने की भिड़ंत में वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। सड़क दुर्घटना हमारे लिए एक चिंता का विषय है और मैं लगातार इस सदन को, मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि हर वर्ष हम लोग 20 से 25 हजार लोगों को खोते हैं सड़क दुर्घटना में, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर खो रहे हैं। ये 20 से 25 हजार की जो लोग, हर इसमें से लगभग 55 से 60% जो आबादी है, जो मृतक हैं, ये सभी 18 से 40 के बीच की
उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं। ये समाज की क्षति है, लेकिन उसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम। हम लोग हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते। हम लोग कहते हैं भाई आप फ्रंट सीट में बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट लगाइए, नहीं लगाते। बहुत सारे वीआईपी भी नहीं लगाते। बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी इसमें लड़ने लगते हैं। अगर कहीं पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होती है तो उस समय वो लड़ने लगते हैं, कहते हैं साहब हमें कैसे आपने वो कर दिया, हमें कैसे छेड़ दिया। अब ये व्यवस्थाएं तो बनाई गई, लेकिन इनको भी महाकुंभ के आयोजन के साथ जोड़ना, मुझे लगता है ये महाकुंभ के साथ न्याय नहीं होगा। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि जो ये बातें हो रही हैं कि राजनीति में जहां पर 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस पूरे आयोजन के साथ, अभी 1 सप्ताह का समय बाकी है, और इस पूरे आयोजन के से सहभागी बनकर के अपनी आस्था को व्यक्त करके भारत के सनातन धर्म की इस आस्था के प्रति नतमस्तक हो रहा है, भारत को, भारतीयता को पहचान देने के लिए उतावला दिख रहा है। हर व्यक्ति देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है या भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व वर्ग है, हर व्यक्ति की दृष्टि एक बनी हुई है, और वह है कि महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनने का, महाकुंभ के आयोजन में एक बार भागीदार बनने का अवसर मिले। कौन नहीं आ रहा है, कौन, हर तबके का व्यक्ति आ रहा है। क्या हम उनको मना करें? इसलिए मना कर दें? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इसको दुष्प्रचार के रूप में लेना। 3 बजे जब ये घटना घटित हुई, रेस्क्यू के कार्य और आगे कोई दुर्घटना न हो, तो इसके लिए 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 29 को मैंने स्वयं अखाड़ों से इसके बारे में अनुरोध किया कि आपको कुछ देर के लिए अमृत स्नान स्थगित करना होगा, और इसके लिए हमने अधिकारी भेजे। अधिकारीगण पहले से भी मौजूद थे। फिर मेरी बातचीत हुई बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सहमत हैं, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको जब भी आप तय करेंगे, पूरे दिन भर मुहूर्त है, मुहूर्त की कोई एक 29 तारीख को दिन भर का मुहूर्त था, कोई एक निश्चित तिथि समय नहीं था, और इसलिए जब भी आप कहेंगे हम उसके लिए उस समय अमृत स्नान करेंगे। पहले श्रद्धालुओं को यह अवसर मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कहना या माननीय सदस्य संग्राम सिंह यादव का यह कहना कि लोगों ने स्नान नहीं किया या मुहूर्त में स्नान नहीं किया, ये सरासर असत्य है। ये मुझे लगता है तथ्यों को झुटलाने जैसी वक्तव्य है। अमृत स्नान हुआ, 6 मुख्य स्नान हुए थे, 6 स्नान हुए थे, उसमें 3 अमृत स्नान थे। 6 स्नान में पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को हुआ था। पहला अमृत स्नान ये मकर संक्रांति का था। इसके उपरांत मकर संक्रांति के बाद जो दूसरा अमृत स्नान था वह मौनी अमावस्या का था, वह 29 जनवरी को था। और इसमें भी सभी 13 अखाड़ों ने, जिसमें 7 शैव अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं और 3 उदासीन अखाड़े हैं, इन सभी ने इस स्नान में भाग लिया था और सबने उस आयोजन का हिस्सा बना था। सबने अपनी आंखों से देखा है कि सभी लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सच्चाई को भी समाजवादी पार्टी ने झुटलाने का काम किया है। कह रही है कि साहब जो है अमृत स्नान नहीं हुआ। संतों पे लाठीचार्ज आप करते हैं, संतों का अपमान आप लोग करते हैं, संतों के बारे में किस किस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करता है, और आप लोग संतों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद आज कहते हैं उनकी वकालत कर रहे हैं। अरे संतों ने ही इस आयोजन को आगे बढ़ाया था और संतों ने इस आयोजन में भागीदार बनकर के दूसरे अमृत स्नान में भी भागीदार बने थे, जो कुंभ का तीसरा स्नान था। और चौथा स्नान जो तीसरा अमृत स्नान था बसंत पंचमी का, वह भी पूरी भव्यता के साथ हुआ। सभी अखाड़े उसमें सहभागी बने थे, सबने देखा था, सभी मीडिया चैनल ने उनको लाइव दिखाया था। पांचवां स्नान माघी पूर्णिमा का था, जो 12 जनवरी को संपन्न हुआ है पूरी भव्यता के साथ। ये अमृत स्नान नहीं था, श्रद्धालु जनों का स्नान था। ज्यादातर शैव अखाड़े उस समय काशी के लिए प्रस्थान कर चुके थे, कुछ प्रयागराज में थे जो शिवरात्रि के लिए काशी में रहेंगे। वैष्णव अखाड़े कुछ हैं, कुछ लोग अयोध्या और वृंदावन जा चुके हैं, चित्रकूट जा चुके हैं। लेकिन ये आयोजन
पूरी भव्यता के साथ वहां हुए। और पांचवा छठा स्नान अभी होने जा रहा है महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को। लेकिन इतना आप लोग, यानी आज के समय में जब मीडिया, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, और तब भी समाजवादी पार्टी इतना झूठ बोल रही है कि स्नान नहीं हुआ। और मेरा कहना है कि महोदय, राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहर्सल चलता है, लेकिन प्रहर्सल को ही राजनीति बना दिया जाए।